नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियो से आप हड़प्पा की सभ्यता को पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता की जो मूलभूत बातें थी, जिसको आप भूमिका के रूप में कह सकते हैं, उसको आपने देखा कि उसका काल कब से कब तक माना जाएगा, जो सर्वमान्य मत है उसको हमने बताया। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति के लोग निवास करते थे, उसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर के विद्वानों में जो मतैक्य है उसकी चर्चा हमने किया। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की चर्चा किया और इसके जो प्रमुख स्थल है, 7 प्रमुख स्थल जो नगर के रूप में हम कहते हैं, जो माना जाता है, उसको आपने देखा। यद्यपि कि नगरों की संख्या तो बहुत है, लगभग 500 तक नगर स्थल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो गई है, लेकिन उतने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि याद करना कठिन हो जाएगा, तो इसलिए महत्वपूर्ण नगरों को देखें, उसके उत्खननकर्ता कौन थे उसको देखें, और उसके बाद कल के वीडियो में, ये पहला वीडियो था, दूसरे वीडियो में हड़प्पा सभ्यता की जो प्रशासनिक स्थिति थी और जो आर्थिक स्थिति थी उस पर चर्चा किया। कहने का मतलब ये है कि हमने जब कहा था आपसे कि यह एक हड़प्पा सभ्यता की जो विषय में हम जानते हैं, तो इस समय लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन वह अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और इसलिए से आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में हम रखते हैं। तो लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन उस लिपि को अभी तक विद्वानों ने पढ़ नहीं पाया है। इस कारण से इस काल के विषय में भी जो हमें जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक साक्ष्य है। तो पुरातात्विक, हमने कहा था कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम वैचारिक पक्ष के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैचारिक पक्ष जैसे होता है राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इसके आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हड़प्पा काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला, उससे हम कुछ वैचारिक क्षेत्र के विषय में भी अनुमान लगाए, जैसे राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला उससे यह अनुमान लगाया गया कि उस समय की किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। तो प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ हमने कल की क्लास में आपको उसकी आर्थिक स्थिति को भी बताया था। आर्थिक स्थिति में बांट दिया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इसी तरीके से बांट के आपको पढ़ना है, ताकि अध्ययन में आपको कोई परेशानी ना हो, याद करने में परेशानी ना हो। उसी चीज को, हड़प्पा की सभ्यता को अब और आगे बढ़ाते हुए, आज तीसरी क्लास है, तो इस तीसरी क्लास में, तीसरे वीडियो में हम और आगे की बात देखते हैं कि हमने इसके 2 क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। एक प्रशासन राजनीतिक, दूसरा आर्थिक। अब इसके तीसरे क्षेत्र की हम बात करते हैं, वह सामाजिक क्षेत्र। यही अध्ययन का ये तरीका है और यही क्रम है पढ़ने का, कि पहले राजनीतिक, फिर आर्थिक, फिर सामाजिक, फिर सांस्कृतिक। तो अब इसके तीसरे क्षेत्र की हम बात करते हैं, वह है सामाजिक क्षेत्र। अब आइए देखते हैं एक एक करके। तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं, वह है सामाजिक क्षेत्र। अब देखिए, जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था, याद होगा कि जब सामाजिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो समाज के 3 तत्वों की चर्चा करेंगे, अर्थात वर्ग आधारित समाज, दूसरा लिंग आधारित समाज, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो हमने कहा कि समाज के 3 तत्वों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, जिसको हम कहते हैं वर्ग आधारित समाज, ठीक है।
इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्लास बेस्ड सोसाइटी। दूसरा है लिंग आधारित समाज, जेंडर बेस्ड सोसाइटी। और तीसरा है अर्थ आधारित समाज, इकोनॉमिक बेस्ड सोसाइटी। अब देखिए एक एक करके हम यहाँ पर चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम सामाजिक स्थिति की जब बात करेंगे तो समाज के इन्हीं 3 तत्वों की चर्चा करेंगे और इसी में इंटायर सामाजिक बातों को हम शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है उस साक्ष्य से यह अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा काल का समाज सुव्यवस्थित समाज था, ठीक है। सुव्यवस्थित समाज के हमें संकेत मिलते हैं, कैसे कि विभिन्न प्रकार की जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उससे लगा कि सुव्यवस्थित समाज रहा होगा। जैसे आवास के साक्ष्य, अन्नागार के साक्ष्य, सभागार के साक्ष्य, ठीक है। तो जो भी जो उस समय के नगर थे 2 हिस्सों में बटे हुए थे। हम आगे नगर योजना की जब बात करेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे नगर पर विशेष रूप से, कि नगर 2 भागों में बटे हुए थे, किस भाग में कौन लोग रहते थे, ये आगे की चर्चा का विषय है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिला उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज सुव्यवस्थित समाज था। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर दिया है कि सामाजिक क्षेत्र को जब हम पढ़ेंगे तो 3 भागों में बांट करके देखेंगे। सबसे पहले वर्ग आधारित समाज, क्लास बेस्ड सोसाइटी। समाज में कितने वर्ग के लोग रहते थे, इसमें सीधी मोटा मोटी ये बात समझना है कि कौन कौन लोग समाज में रहते थे। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उससे समाज के 3 वर्गों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एक है विशिष्ट वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग और तीसरा है निम्न वर्ग, ठीक है। तो समाज के 3 वर्गों के विषय में हमें जो साक्ष्य है उस साक्ष्य से हम अनुमान लगाते हैं, हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है विशिष्ट वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग, ठीक है, और तीसरा है निम्न वर्ग। अब देखिए हड़प्पा कालीन समाज में हम देखेंगे कि पुरोहित वर्ग का साक्ष्य मिला है, पुरोहित आवास का साक्ष्य मिला है, ठीक है, स्नानागार का साक्ष्य मिला है। तो इन चीजों से यह समझ में आ जाता है कि तत्कालीन समाज में पुरोहित वर्ग रहे होंगे, धार्मिक क्रियाओं को संपादित करते होंगे, तो यह समाज का एक विशिष्ट वर्ग था। दूसरा मध्यम वर्ग, हमने कहा कि हड़प्पा काल में हम देखें कि उद्योग शिल्प एवं उद्योग का विकास हुआ था, व्यापार का विकास हुआ था, कृषि का सबसे अधिक विकास हुआ था, अर्थात कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो कृषि का विकास हुआ, शिल्प उद्योग का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, अर्थात कृषक, शिल्पी एवं व्यापारी, ये मध्यम वर्ग में आएंगे। कौन कौन? कृषक, शिल्पी एवं व्यापारी, ये मध्यम वर्ग में आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा कालीन समाज में ये मध्यम वर्ग में इन लोगों को हम रखेंगे कि तत्कालीन समाज में जो हमें साक्ष्य मिलता है उसमें कृषक का साक्ष्य मिलता है, शिल्पी का साक्ष्य मिलता है और व्यापारी का साक्ष्य मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये मध्यम वर्ग उस समय में वहाँ पर मौजूद थे। और तीसरी बात जो यहाँ पर निम्न वर्ग की बात की कि इसमें हम लेंगे तत्कालीन समाज के जो उस समय के मजदूर वर्ग थे, ठीक है, उस समय के जो निम्न वर्ग के लोग थे उसको हम ये निम्न वर्ग में रखेंगे। तो उस समय हम देखेंगे निम्न वर्ग में रखेंगे हम, जैसे हमने कहा मजदूर वर्ग, जिसको हम कह सकते हैं श्रमिक वर्ग, ठीक है, दूसरा है दास वर्ग, ठीक है। तो निम्न वर्ग के लोग ये इसमें रखेंगे कि श्रमिक वर्ग है, दास वर्ग है, ये सब तत्कालीन समाज में निम्न वर्ग के लोग थे।
तो आगे चल करके जब हम वैदिक काल पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे समाज में 4 वर्ग के लोग निवास करते थे, जिसको हमने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये समाज 4 वर्गों में बढ़ जाता है। आगे चल करके वैदिक काल की बात करेंगे तो अगर उस दृष्टि से देखें यहाँ पर, तो समाज में, तत्कालीन समाज में केवल 3 वर्ग हमें दिखाई देते हैं। जैसे पुरोहित, हमने कहा ब्राह्मण, तो ये आज के अगर तुलना करें, हड़प्पा से तुलना करें तो ब्राह्मण पुरोहित वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वर्ग होता था क्षत्रिय का, जो शासक वर्ग होता था। तो हड़प्पा काल में हम देखते हैं कि दूसरे वर्ग अर्थात योद्धा वर्ग या क्षत्रिय वर्ग का कहीं कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये नहीं मिलेगा तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तीसरा जो होता है वैश्य, तीसरे आगे वैदिक काल से जब हम वर्ग विभाजन करेंगे समाज का, तीसरा वर्ग होता है वैश्य, ठीक है, कि जो उत्पादन का कार्य करता है, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, ये सब किसका काम है? ये वैश्य का काम है। तो अगर हड़प्पा काल में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे कृषक, कृषि, चारों ओर कृषि का हमें साक्ष्य मिलता है, उद्योग का साक्ष्य मिलता है, व्यापार का साक्ष्य मिलता है। तो मध्यम वर्ग में कृषक है, शिल्पी है और व्यापारी है, ये मौजूद है। थर्ड वर्ग यहाँ बात करें, श्रमिक वर्ग है, दास वर्ग है। जैसे देखेंगे हड़प्पा से हमें श्रमिकावास के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हड़प्पा कालीन समाज जो है 3 वर्गों में विभाजित है। तो हमने कहा सुव्यवस्थित समाज है, जो वर्ग जहां पर है अपना काम वहां पे कर रहा, अच्छी तरीके से कर रहा है। अब देखिए लिंग आधारित समाज, यहाँ समाज में देखेंगे लिंग आधारित समाज, अर्थात यहाँ पर यह देखा जाता है, लिंग आधारित समाज की बात करेंगे कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। अगर स्त्रियों की स्थिति अच्छी है तो तत्कालीन समाज का स्तर अच्छा है, सामाजिक स्थिति अच्छी है। स्त्रियों की स्थिति निम्न है तो सामाजिक स्थिति निम्न है। अर्थात स्त्रियों की स्थिति यह एक प्रकार से सामाजिक स्थिति के जानने का एक स्केल होता है, पैमाना होता है। आगे चल करके हम चर्चा इसकी आगे और बृहत रूप में करेंगे, जब हमारे पास लिखित साक्ष्य हो जाएगा, उसके आधार पर जब इतिहास को देखेंगे तब इसकी चर्चा हम अच्छे से करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंग आधारित समाज में हम देखेंगे कि स्त्रियों की क्या स्थिति थी। तो देखिए कि हड़प्पा काल में जो भी मूर्तिकाएं मिली हैं खिलौने के रूप में, तो मानव की जो मूर्तिकाएं मिली हैं, छोटी छोटी जो मूर्तियां मिली हैं, तो मानव मूर्तियों में, मूर्तिकाओं में सर्वाधिक मूर्तिकाएं जो है स्त्रियों की है। तो जिसकी समाज में संख्या अधिक उसकी महत्ता अधिक। तो सर्वाधिक मूर्तिकाएं स्त्रियों की है, तो हम उस आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज जो है वह मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है, स्त्रियों की स्थिति से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम लिख सकते हैं कि स्त्री साक्ष्य की बहुलता के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन समाज मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है, इसलिए कि स्त्री साक्ष्य की बहुलता है यहाँ पर। अब तीसरा है अर्थ आधारित समाज। मतलब यहाँ पर यह देखना है कि समाज में किस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी, समृद्धता थी या समृद्धता नहीं थी तत्कालीन समाज में। इसमें दूसरे पक्ष को भी देखेंगे कि क्या तत्कालीन समाज में आर्थिक समानता है या आर्थिक असमानता है। तो यहाँ पर हम एक बात देखेंगे, पहली बात कि हड़प्पा कालीन समाज हम कह सकते हैं समृद्धशाली समाज है, ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज समृद्धशाली समाज है। क्यों? इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, आप समझेंगे कि चूंकि हड़प्पा काल में व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य चारों ओर मिलते हैं, उद्योग धंधे लगे हुए थे, कृषि का अधिशेष उत्पादन हुआ था, इस कारण नगरीकरण हुआ।
तो चूंकि कृषि उद्योग व्यापार में हमें यहाँ पर समृद्धता देखने को मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज समृद्धशाली समाज रहा होगा। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे, दूसरा पक्ष, कि हड़प्पा कालीन जो मूर्तिकाएं मिली हैं, जो छोटे छोटे मानव की मूर्तियां मिली हैं, उनमें स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण धारण करते हुए दिखाया गया है। तो स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण धारण करने का मतलब ये हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन समाज में संपन्नता थी, क्योंकि आभूषण जो है वह सामान्य तौर पर महिलाएं धारण करती हैं। लेकिन अगर किसी परिवार में आज भी देखेंगे कि महिलाओं के साथ साथ अगर पुरुष भी आभूषण धारण करते हैं, तो जाहिर सी बात हम समझ सकते हैं उस परिवार में समृद्धता है। इसलिए कि अगर समृद्धता नहीं होगी तो पहली जो आवश्यकता होगी, जो आवश्यकता होगी परिवार में, उसकी पूर्ति होगी। अगर पुरुष भी आभूषण पहन रहा है, इसका मतलब परिवार में सरप्लस मनी है। आज के संदर्भ से हम समझ सकते हैं। तो इसी से यह अनुमान लगाया गया, आज के आधार पर हम देख सकते हैं कि चूंकि स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण धारण करते हुए दिखाया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन में समृद्धता थी, समृद्धशाली समाज था। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि हड़प्पा काल में नगरों में हम श्रमिक एवं दास का भी उल्लेख मिलता है। तो श्रमिक और दास का उल्लेख मिला, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में आर्थिक समानता नहीं थी, बल्कि समाज आर्थिक रूप से असमान था। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ आधारित समाज में हम इन दो बातों को लेकर के देखेंगे। तो ये हमने कहा कि ये तत्कालीन समाज की जो स्थिति थी, हमने कहा कि समाज में 3 तत्वों की चर्चा होती है। उन 3 तत्वों में समाज की हम मुख्य बातों को समाहित करने की कोशिश किए हैं। आइए अब इसको देखें। ये आप इसी स्ट्रक्चर पे अगर देखेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। हम स्ट्रक्चर बता के इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब इस समाज की जो हम 3 तत्वों की चर्चा की, अर्थात समाज की विशेषताओं की चर्चा की। अब उसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि 3 तत्व या समाज की क्या विशेषताएं थी, उसको हमने बताया। अब उस समाज में कुछ कमियां भी रही होंगी। जहां अच्छाइयां होती है वहीं तो बुराई होती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि केवल अच्छाई हो, गुलाब है तो कांटे भी है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि समाज में, इस समय के समाज में जो हमें अन्य साक्ष्य मिलते हैं, उससे समाज की कुछ कमियों को भी हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज की क्या कमियां थी। ठीक है, क्या कमियां थी, एक एक करके देखिए। अब देखिए, हड़प्पा, सबसे पहले देखेंगे कि हड़प्पा कालीन समाज में हमें सामाजिक असमानता का बोध होता है। हड़प्पा कालीन समाज में सामाजिक असमानता का बोध होता है। तो सामाजिक असमानता में क्या लेंगे, तो सामाजिक असमानता का बोध होता है, इसको हम कई रूपों में समझ सकते हैं। तो अभी हमने कहा उसी चीज को जो अभी आगे चर्चा, इसके पहले चर्चा की, उसी को हम देखेंगे कि एक हम हड़प्पा कालीन समाज, हड़प्पा कालीन नगर को जो 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, हड़प्पा कालीन नगर को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक को कहा दुर्ग टीला, एक को कहा नगर टीला। तो यह जो नगर योजना दुर्ग एवं नगर में विभाजित है, यह सामाजिक असमानता को दर्शाता है। अर्थात विशिष्ट वर्ग के लोग जो थे वे दुर्ग टीला में रहते थे और सामान्य जन जो थे वो नगर टीला में रहते थे। तो यह जो आवासीय संरचना है, जो नगर का डिवीजन था, बंटवारा था, 2 हिस्से में नगर बटे हुए थे, उससे हम कह सकते हैं कि समाज में असमानता थी। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि एक तो हम देखेंगे नगर के विभाजन से, और दूसरी बात हम देखेंगे आभूषण के साक्ष्य से। ठीक है, आभूषण के साक्ष्य से मतलब इस समय विभिन्न प्रकार के आभूषण हमें मिले हैं, सोने के, चांदी के, चर्ट के, गोमेद के, मिट्टी के।
तो जब भी आभूषण विभिन्न प्रकार के मिले, इसका मतलब वहां पर समाज में आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है। अगर असमानता नहीं होती तो एक ही प्रकार के साक्ष्य मिलते। जिनके पास भाई पैसे हैं वो सोने के आभूषण पहनेंगे, उससे भी अधिक जिनके पास पैसे आज है वो डायमंड के पहन रहे हैं, जिनके पास कम पैसे हैं वो चांदी के पहनते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पर हम देखेंगे कि सोने के, चांदी के, चर्ट, गोमेद और मिट्टी के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। तो यह जो आभूषण, भाई जिसके पास पैसा नहीं है, जैसे श्रमिक वर्ग के लोग होंगे वो मिट्टी के आभूषण धारण करते होंगे, श्रमिक वर्ग की महिलाएं। तो जाहिर सी बात है कि नगर के विभाजन और आभूषण के साक्ष्य से हम तत्कालीन समाज की असमानता को देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, एक दूसरी कमी कि हड़प्पा काल में संभवतः सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। हम इसे जिस साक्ष्य से कह सकते हैं उसको अभी हम बता रहे हैं कि हड़प्पा काल में देखेंगे कि लोथल से, ठीक है, लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहां एक है लोथल और एक है कालीबंगा। तो लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष को साथ साथ देखा गया। ठीक है, इसका मतलब यह है, अनुमान लगाया जाता है आज की स्थिति से कि जैसे जैसे पति के मर जाने पर पत्नी जो थी वह उसकी पति के चिता पर जाकर के लेट जाती थी, और इससे यह कहा गया कि यह जो प्रथा है वो सती प्रथा है। ठीक है, आगे चलकर हम देखेंगे सती प्रथा का सबसे पहले अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सती प्रथा को लेकर के हम एक अनुमान लगाते हैं सिर्फ कि यह जो युगल समाधान मिला, अर्थात एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष दोनों को दफनाया गया था, यह जो युगल समाधान लोथल में है, कालीबंगा में है, इससे हम तत्कालीन समाज में सती प्रथा के होने के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक तीसरी कमी जो है कि हड़प्पा कालीन समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन रहा होगा। पर्दा प्रथा का प्रचलन रहा होगा हम कह सकते हैं। एक अनुमान है, एक हम उस जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे और नगर में जो आवास बने हुए थे, घर बने हुए थे, तो घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वह दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गलियों में खुलते थे। ये आमतौर पर सभी नगरों की बात कर रहे हैं। एक अपवाद है लोथल, कि लोथल के जो आवास थे, मकान थे, उसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन हम कह सकते हैं कि लोथल को छोड़ करके बाकी सभी नगरों में के जो आवास है, मकान है, उसके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुल करके कहाँ खुलते थे? गलियों में खुलते थे। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन रहा होगा। तो ये आप देखिए कि तत्कालीन समाज में जो स्थिति, तत्कालीन समाज की जो स्थिति की हम बात कर सकते हैं कि उसको विभिन्न भागों में बांट करके, अर्थात उसको एक लाइन में कहेंगे सामाजिक विशेषता और सामाजिक कमियां। इन दोनों को हमने अभी इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। तो ये एक जो स्थित क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र है, उसको आपने देखा। अब आइए इसके आगे जो एक लास्ट हम देखेंगे हड़प्पा काल का सांस्कृतिक क्षेत्र। ये सांस्कृतिक क्षेत्र, अब देखिए इस सांस्कृतिक क्षेत्र में हम किन किन चीजों को देखेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र में हम किन किन चीजों को देखेंगे जरा उसको देखिए। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भोजन, वस्त्र, आवास। भोजन है, वस्त्र है, आवास है। इसके बाद हम देखते हैं धर्म है,
धर्म है, लिपि है, कला है, और एक है अंतिम संस्कार। ये तो अब इस सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत हम इतने चीज़ों को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक एक को लेकर के चलते हैं। भोजन में हमको कुछ नहीं, यहाँ पर सामान्य बात है कि हड़प्पा कालीन लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, वेज नॉन वेज की बात करते हैं। दूसरी बात कि वस्त्र में ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। सूती वस्त्र का साक्ष्य जो है हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हड़प्पा कालीन लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अब चूंकि समाज का विकास हो गया है, नगरीकरण हुआ है, ठीक है, तो इसलिए अब हर एक क्षेत्र में हमें विकास देखने को मिलेगा, हर एक क्षेत्र में विकास देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम वस्त्र की बात की कि अब ये लोग सिलाई करके सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। अब देखिए, अब यहाँ से ये तो सामान्य छोटी छोटी बात थी। अब यहाँ पे आवास की बात देखिए कि हड़प्पा कालीन आवास जो है अधिकांशतः आवास पक्की ईंटों से निर्मित थे। ठीक है, अधिकांशतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यद्यपि कि पक्की ईंटों के साथ साथ कच्ची ईंट, पत्थर और मिट्टी से निर्मित आवास के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। तो अधिकांशतः यहाँ पर हमने कहा आपसे कि अधिकांशतः आवास में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अधिकांशतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो आवास से संबंधित हम साक्ष्य की बात करें, प्रमाण की बात करें, उसको आप देखिए कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से दुर्ग एवं नगर टीला के साक्ष्य मिले, यद्यपि अन्य नगरों से मिले, और उसमें जो आवास निर्मित थे उससे हम तत्कालीन समय के आवास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली बात, पहला प्रमाण क्या हम देंगे। दूसरी बात यहाँ पर चूंकि अब देखिए आवास के विषय में आपको अभी डिटेल नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ आवास में जो मोटा मोटी बात है जो उसको हम बता रहे हैं। जब हम इसकी नगर योजना को पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो उस नगर योजना में हम आवासीय संरचना को भी बताएंगे। अभी हम नगर योजना बताने नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम इसकी सामान्य बात को हम बताते हैं। हड़प्पा से हमें श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से हमें श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो ये श्रमिक आवास जो है हम कहें कि 15 श्रमिकों के आवास मिले जो 2 पंक्तियों निर्मित हैं। तो 15 श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं जो 2 पंक्तियों में निर्मित है। दूसरी बात हम देखेंगे कि कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से कच्ची ईंटों से निर्मित आवास के साक्ष्य मिले। हमने कहा कि ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश जो आवास हैं वो पक्की ईंटों से निर्मित हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया आवास में, लेकिन कहीं कहीं पर पक्की ईंटों के अलावा कच्ची ईंट, पत्थर इत्यादि के भी आवास के साक्ष्य मिले, उसको यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि कालीबंगा से कच्ची ईंटों से निर्मित आवास के साक्ष्य मिले हैं, एक उदाहरण है। रोपड़ से, रोपड़ पंजाब में है, समझ रहे हैं, हम तो बताए हुए हैं। रोपड़ से पत्थर, जिसको हम प्रस्तर कहते हैं, एवं मिट्टी से निर्मित आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो अभी हमने कहा आवास की विशेषता में आप देखें कि हमने कहा कि
हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश आवास पक्की ईंटों से निर्मित थे, यद्यपि कि कच्ची ईंट, प्रस्तर एवं मिट्टी से निर्मित आवास के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसे हम निम्न प्रमाणों से समझ सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये आप यहाँ पर आवास के विषय में आप देखिए। अब देखिए यहाँ पर आवास के से देखिए, अब इसकी इस जो आवासीय संरचना है उसकी क्या विशेषताएं थी, ये जो हमने कहा उसकी क्या विशेषताएं थी, इसको देखिए। नंबर 1 जो उन्हीं चीजों को हम बता रहे हैं कि आवास में जो ईंट का प्रयोग किया गया था, जो ईंट लगे हुए थे, उसका एक निश्चित अनुपात होता था। ठीक है, तो ईंट का हमने कहा है, ईंट का एक निश्चित अनुपात था जिसे 1:2:4 के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, आवास में जो ईंट लगी हुई थी उसका एक निश्चित अनुपात था जिसे 1:2:4 हम कह सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ का आवास जो है वह नियोजित आवास है। हम आगे चर्चा करेंगे कि नियोजित आवास है कि प्लान्ड वे में आवास को बनाया गया है, प्लानिंग के तहत एक ही तरह के आवास के साक्ष्य हमें मिले हैं। तीसरी बात यहाँ पर है आवास की विशेषताओं में कि दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गली की ओर खुलते थे। तो ये तत्कालीन समय की जो आवास की जो विशेषताएं हो सकती है उनको अभी हमने बताया। आगे चल करके हमने कहा भी जब नगर योजना की बात करेंगे तो उसमें और विशेषताओं को हम बताएंगे। अभी इतने ही। अब देखिए, एक जो इसकी महत्वपूर्ण बात है, हम धर्म की बात करते हैं यहाँ पर कि हड़प्पा काल में किस प्रकार की धार्मिक स्थिति थी। हड़प्पा काल में किस प्रकार की धार्मिक स्थिति थी इसकी हम बात करें। अब देखिए, अब आइए चलते हैं। अब हम अगले सब टॉपिक धर्म की बात अभी कर रहे थे आपको कि धर्म में हमें क्या बढ़ना है। धर्म में ये है कि चूंकि लिखित साक्ष्य नहीं है तो जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उसके आधार पर हम धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पर धर्म में देखते हैं कि जो साक्ष्य मिला है देवता के विभिन्न स्वरूपों को साक्ष्य मिला है, अर्थात उस समय के जो लोग थे वह देवता को विभिन्न रूपों में पूजा करते थे। हमने एक कहा मानवीय रूप, दूसरा है पशु के रूप में, तीसरा है वृक्ष के रूप में। अब देखिए इस समय धर्म हम देखेंगे कि इसको कह सकते हैं देवता के स्वरूप। ठीक है, तो देवता के 3 जो साक्ष्य मिला है पुरातात्विक साक्ष्य, उसमें हम देवता के 3 स्वरूपों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक है मानव रूप, दूसरा है पशु और तीसरा है वृक्ष के रूप में देवता की पूजा करते हैं। अब देखिए मानव रूप में हम स्त्री और पुरुष दोनों देवता की पूजा करते हैं। स्त्री देवी का भी साक्ष्य मिला है, पुरुष देवता के भी साक्ष्य मिले हैं। तो अब देखिए इसमें कि मानव रूप में हम 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक पुरुष देवता, दूसरा स्त्री देवी। हमने कहा कि मानव रूप में स्त्री पुरुष दोनों की पूजा करते थे। अब यहाँ पर देखिए कि पुरुष देवता का जो हमें साक्ष्य मिला है, पुरुष देवता का जो साक्ष्य मिला है वह है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो पुरुष देवता का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिला है जिस पर पशुपति का चिन्ह अंकित है, पशुपति का चित्र अंकित है। तो मोहनजोदड़ो की एक मुहर से हमें जो साक्ष्य मिला वह पशुपति का मिला। वह पशुपति पद्मासन की मुद्रा में है। ठीक है, और उस पशुपति के चारों ओर हम पशुओं की संख्या को देख रहे हैं, पशुओं को देख रहे हैं। तो अब देखेंगे कि जो यह पशुपति का साक्ष्य मिला है उस पशुपति के आसपास कौन कौन से जानवर हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना, अब देखिए कि 4 प्रकार के जानवर लेकिन संख्या में 5 है। ध्यान रखिएगा, जानवर 4 प्रकार के हैं लेकिन संख्या में 5 है। तो पशुपति मोहनजोदड़ो से किसका साक्ष्य? मोहनजोदड़ो से
पशुपति का साक्ष्य मिला। अब देखेंगे कि पशुपति के दाहिनी ओर, ठीक है, इनकी दाहिनी ओर बाघ एवं हाथी के चित्र मिले हैं। पशुपति, जैसे हमने कहा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पशुपति का चित्र अंकित मिला है। पशुपति के राइट साइड में टाइगर और एलिफेंट है, ठीक है, अर्थात बाघ और हाथी है। पशुपति के बाईं ओर बफेलो और राइनोसियर है, अर्थात भैंसा और गैंडा है। और पशुपति के आसन के नीचे 2 हिरण है, ठीक है, पशुपति के आसन के नीचे 2 हिरण है। अब देखिए 4 हो गए, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, राइनोसियर और डियर। तो ये जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कुल पशुपति के साथ वहां पर जो चित्र अंकित मिले हैं 5 पशुओं के चित्र हैं और संख्या में कितनी है? 6 हैं। तो कुल 5 पशु हैं और संख्या में 6। आपसे परीक्षा में चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट सर्विसेज की एग्जाम हो तो पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के साथ, मोहनजोदड़ो से जो चित्र मुहर पर जो पशुपति का चित्र अंकित मिला है उसमें निम्न में से कौन सा पशु नहीं था, या कौन कौन से पशुपति के साक्ष्य में चित्र अंकित मिले हैं। ध्यान रखना है कि कौन सा पशु नहीं था, तो एक जो उसमें से हटा दीजिएगा, बाघ, हाथी, भैंसा, गैंडा, हिरण में से एक हटा दीजिएगा और पूछिए कौन कौन से पशु थे। तो इन 5 पशुओं को आपको ध्यान रखना है, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, राइनोसियर और डियर, ये 5 प्रकार के पशु हैं, संख्या में 6। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना है, कई बार, एक बार नहीं कई बार प्रश्न पूछा गया है। पूछेगा कि कौन दाहिनी ओर पशु है पशुपति के, कौन बाईं ओर है, कौन से पशु आसन के नीचे था, उसको बता देना है कि हिरण है, संख्या में हिरण है, संख्या में 2 है, 2 हिरण उसके आसन के नीचे पाए गए हैं। तो ये जो हम देखे कि मानव रूप में हमने कहा कि मोहनजोदड़ो से एक मुहर पर पशुपति का चित्र अंकित मिला है, अर्थात तत्कालीन समय में इस मानव के रूप में इनकी पूजा, पशुपति की पूजा होती थी। अब आगे ये स्त्री देवी का भी हमें साक्ष्य मिला, मतलब समाज में स्त्री की पूजा होती थी। तो यहाँ पर देखिए कि हम देखते हैं कि हड़प्पा से एक टेराकोटा मिला है, मतलब मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां जो आग में पकाई जाती थी, टेराकोटा कहा गया है। उसके गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। अर्थात हड़प्पा से जो साक्ष्य मिला है टेराकोटा के रूप में, तो एक स्त्री का, तो स्त्री के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, जो यह दर्शाता है कि वह उर्वरता देवी रही होगी, ठीक है। अर्थात उससे उर्वरता देवी के रूप में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में माँ पुरुष देवता और स्त्री देवी दोनों की पूजा हो रही थी, ठीक है। तो ये आप देखें कि मानव रूप में हम स्त्री और पुरुष दोनों की बात करते हैं देवता के रूप में। अब देखिए हड़प्पा काल में पशु देवता का भी, मलयस्य देव पशु का उल्लेख है, जिसको हम धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। चूंकि वर्तमान से उसकी तुलना करके देखी जाती है, तो वर्तमान में हम देखते हैं कि जिस प्रकार के पशुओं की धार्मिक महत्ता है, तो उस समय भी पशुओं को उस तरह की धार्मिक महत्ता रही होगी। अब देखिए, तो मुहर पर, हड़प्पा में मुहर पर पशुओं का जो चिन्ह अंकित मिला है, उसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पशु है, कह सकते हैं कुबड़ वाला सांड है। तो कहने का मतलब यह है कि हम कुबड़ वाले सांड को धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं आज से तुलना करके। क्योंकि आज हमारे समाज में कुबड़ वाले सांड की धार्मिक महत्ता है
और समाज में उस कुंवर वाले सांड की लोग पूजा करते हैं। तो चूंकि मुहर पर, हड़प्पा कालीन मुहर पर कुंवर वाले सांड का हमें अस्तित्व मिला है, इस कारण से कह सकते हैं कि इसकी धार्मिक महत्ता वहां पर रही होगी। तो पशु के रूप में कुंवर वाले सांड की पूजा होती थी। कुंवर वाले सांड की पूजा होती थी। अब देखिए, वृक्ष देवता, वृक्ष के रूप में भी हम देवता की उपासना करते थे, अर्थात यह माना जाता है कि इस वृक्ष में देवता वास करते हैं, इसलिए वृक्ष की पूजा हम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो एक मुहर मिला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर, ठीक है, दिखाया गया है कि पीपल के दो डालों के बीच में देवता को बैठे हुए दिखाया गया है। कि दो डाल है, दो डाल के बीच में एक देवता को बैठे हुए दिखाया गया है। इसका निष्कर्ष, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, यह माना गया कि इस वृक्ष में देवता वास कर रहे हैं। और उसी समय से हम देखते हैं कि पीपल के पौधे की पीपल को धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया। तो यहाँ पर हम देखें कि पीपल का पेड़ जिसकी हम धार्मिक महत्ता का धार्मिक रूप से पूजा करते हैं, तो हमने कहा मोहनजोदड़ो, अभी बताया आपको, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर दो डाल, पीपल के दो डालों के बीच में एक देवता को बैठे हुए दिखाया गया है। इससे निष्कर्ष निकला कि पीपल की धार्मिक महत्ता रही होगी तत्कालीन समाज में। तो ये तो आपने देखा कि किस तरीके से देवता के तीन स्वरूपों की हमने बात की, कि मानव के रूप में, पशु के रूप में और वृक्ष के रूप में लोग देवताओं की पूजा करते थे। अब देखिए, ये तो मुख्य बातों को आप देखिए, अब आगे की बात देखिए। तत्कालीन समय के धर्म की क्या विशेषताएं थी? देखिए, एक एक करके चलते हैं। ये तो देवता के विभिन्न स्वरूप को आपने देखा इसके पहले। अब देखिए, उस समय की धर्म की कुछ विशेषताएं, कुछ अन्य धार्मिक बातों को हम विशेषताओं के रूप में ले लेते हैं। तो कुछ अन्य धार्मिक बातों में सबसे पहली बात धर्म की विशेषताओं में हम देखेंगे कि हड़प्पा कालीन समाज में अंधविश्वास का प्रचलन था। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज में अंधविश्वास का प्रचलन था। क्यों? इसलिए कि हड़प्पा काल में क्या होता है कि हमें ताबीज के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आज भी आप देखिए कि लोग क्या करते हैं कि जो ओझा इत्यादि बता देते हैं, कुछ बता दे देते हैं कपड़े बांध करके, और काले कपड़े में या लाल कपड़े में लोग पहन लेते हैं, कहते हैं ये ताबीज है। यह ऊपरी जो प्रकोप है उससे यह ताबीज हमें रक्षा करेगा। तो ऊपरी प्रकोप से, बाहरी प्रकोप से आज भी हमारे समाज में लोग ताबीज धारण करते हैं। तो यह जो ताबीज का साक्ष्य मिला, वर्तमान से हम जब तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस समय के समाज में अंधविश्वास का प्रचलन था और इसलिए वहां के लोग ताबीज धारण करते थे। दूसरी विशेषता के रूप में देखेंगे कि हड़प्पा काल में मंदिर का हमें साक्ष्य नहीं मिलता है, मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो मंदिर का साक्ष्य कब से मिलता है, आगे की हम बात बताएंगे, आगे करेंगे। हड़प्पा काल में हमें मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन यह एक अगली विशेषता में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल से ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो जाता है। हड़प्पा काल से ही भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो जाता है। अभी आपने देखा मोहनजोदड़ो से पशुपति, एक मुहर पर पशुपति का चित्र अंकित मिला है। इसका मतलब तत्कालीन समय में लोग मूर्ति पूजा भी करते रहे होंगे, तो मूर्ति पूजा का भी साक्ष्य हमें मिल जाता है। तो ये अगली विशेषता। अब आप देखिए कि लोथल से, ठीक है, लोथल से
बर्तन के टुकड़े पर, जो मिट्टी का बर्तन मिला है उसके टुकड़े पर सर्प की आकृति मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तत्कालीन समाज में आज जो हम नाग पूजा की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस नाग पूजा का प्रचलन था, नाग पूजा का प्रचलन था रहा होगा। इसलिए कि हमने कहा है कि लोथल से मिट्टी के बर्तन पर सर्प की आकृति मिली है, सर्प का चिन्ह मिला है। इससे हम कह सकते हैं तत्कालीन समाज में नाग पूजा का प्रचलन रहा होगा। अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पर हम हड़प्पा काल में अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला। धार्मिक कार्यों में अग्नि कुंड का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो अग्निकुंड का कालीबंगा और लोथल दो ऐसे प्लेस हैं कि जहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन सी? हमने कहा है कालीबंगा एवं लोथल, इन दोनों जगहों से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अग्निकुंड का धार्मिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर अग्निकुंड को एक विशेषता के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, जो इसकी अगली विशेषता होगी, जो एक महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं इसमें, वो है कि देवता के सांकेतिक, देवता को सांकेतिक एवं वास्तविक दोनों रूपों में पूजा की जाती थी। देवता को सांकेतिक एवं वास्तविक दोनों रूपों में पूजा की जाती थी, जिसे हम निम्न प्रमाण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें हड़प्पा काल में क्या हमने कहा सांकेतिक एवं वास्तविक दोनों रूपों में पूजा करते थे। तो कालीबंगा से एक मिट्टी की पट्टिका मिली है, ठीक है ना। तो कालीबंगा से एक मिट्टी की पट्टिका मिली है जिस पर लिंग एवं योनि के चित्र अंकित मिले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस सांकेतिक रूप से देवता की हम पूजा कर रहे हैं। क्या लिखे हमने? कालीबंगा से एक मिट्टी की पट्टिका मिली है जिस पर लिंग एवं योनि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यह सांकेतिक रूप से हो जाता है। दूसरी बात कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर हमें इस समय स्वास्तिक का चिन्ह अंकित मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित मिलता है। धार्मिक महत्ता है स्वास्तिक के चिन्ह का। तो इसका मतलब यह है कि सांकेतिक रूप में हम देवता की पूजा उस समय के हड़प्पा के लोग करते थे, सांकेतिक रूप में, ठीक है। हमने कहा कि मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक का चिन्ह हमें एक मुहर पर और साथ साथ एक मृदभांड पर, दोनों पर स्वास्तिक का चिन्ह हमें अंकित मिला है। इसे अब आगे बढ़ाते हुए देवता के वास्तविक रूप की हम अगर बात करें कि देवता को इस सांकेतिक रूप के साथ साथ वास्तविक रूप में पूजा की जाती थी। तो जैसे आप देखिए, पशु के रूप में कुंवर वाली सांड की पूजा की जाती थी। दूसरा, ऐसे क्रम से लिखिए, एक मानव रूप में, ठीक है, पशुपति की पूजा की जाती थी। पशु रूप में कुंवर वाले सांड की पूजा की जाती थी। वृक्ष के रूप में आप देखें कि पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी, इसलिए कि पीपल के दो डालों के बीच में एक देवता को बैठे हुए दिखाया गया है। तो इसका मतलब पीपल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष था। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि किस ये धर्म की क्या विशेषताएं थी, इसको हमने बताने की कोशिश की यहाँ पर कि हड़प्पा कालीन धर्म की क्या विशेषताएं थी। धर्म में सबसे पहले देवता के स्वरूप को देखें और उसके बाद धर्म की विशेषताओं को देखें। दो बातों को लेकर के हम यहाँ पर चले थे। अब एक है जो इसमें और
सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है लिपि। तो हड़प्पा काल के लोगों को लिपि का ज्ञान था। हम देखे हैं कि लिपि जो कि अभी तक अपठित है उसके विषय में पढ़ा नहीं गया है, इसलिए हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी क्या लिखा हुआ है, लेकिन लिपि का ज्ञान था। लोग लेखन शैली से परिचित थे, लेखन कला से परिचित थे। तो हड़प्पा कालीन लिपि को चित्र लेखात्मक कहा गया है, पिक्चोग्राफिक। ठीक है, पिक्चोग्राफिक मतलब चित्र के माध्यम से लिखा गया है, इसलिए इसको चित्र लेखात्मक लिपि कहा गया है। हड़प्पा काल में कुल अभी तक जो देखा गया है कि लगभग 250 से लेकर के 400 तक लिपि पाए गए हैं। 250 से लेकर के 400 तक लिपि पाए गए हैं। और लिपि किस प्रकार के हैं? चित्रलेखात्मक, पिक्चोग्राफिक। अब देखिए कि इस लिपि की, ठीक है, अगर इस लिपि की हम विशेषताओं की बात करें, लिपि की क्या विशेषताएं थी, तो उसको हम इस रूप में देखते हैं। देखिए अब उसको, लिपि की विशेषताओं को देखिए कि हड़प्पा काल में लिपि की क्या विशेषताएं थी। तो कह सकते हैं कि भारत में लेखन कला का प्रथम आविष्कार हड़प्पा काल में हुआ। पहली विशेषता, ठीक है, लेखन कला का आविष्कार, ठीक है, पहली बार हड़प्पा काल में हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात हम दूसरी विशेषता के रूप में कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन लिपि दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसको हम वास्ट्रोफेडन लिपि के नाम से जानते हैं। ठीक है, वास्ट्रोफेडन लिपि यह होता है कि दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं ओर जो लिखा गया है, ठीक है, जो पहले दाईं से बाईं पुनः बाईं से दाईं, इस प्रकार की लिपि को वास्ट्रोफेडन लिपि के नाम से जाना जाता है। लिपि पर जो लिपि के साक्ष्य मिले उस पर सबसे अधिक यू अक्षर का हमें संकेत मिला है। लिपि पर सबसे अधिक यू अक्षर का संकेत मिला है, जो जैसे उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, तो सबसे अधिक यू अक्षर का संकेत मिला है। और जीवों में सर्वाधिक चित्र जो है वह मछली की है। ठीक है, पहले यू आकार का, दूसरा जीवों में सर्वाधिक चित्र किसकी है? मछली की है। तो ये लिपि तत्कालीन समय की लिपि की विशेषता है। अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि यह जो लिपि है शुद्ध रूप से देसी लिपि है। शुद्ध रूप से देसी लिपि कहने का मतलब ये हुआ कि अब इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उसके पीछे रीजन ये है कि विश्व के किसी भी लिपि से इसकी समानता नहीं है। लिपि को, जो प्रारंभिक लिपि होती है, कहीं कहीं से उसको जोड़ करके पढ़ा जाता है। तो यह जो लिपि हड़प्पा की लिपि है, विश्व के किसी भी लिपि से इसकी समानता नहीं है। इस कारण से यह अभी तक अपठित है और इसीलिए इसे हम देशी लिपि के नाम से जानते हैं। तो ये आप देखिए, हड़प्पा कालीन लिपि की जो मुख्य विशेषताएं थी उसको हमने बताने की कोशिश की। अब हड़प्पा काल में जो लास्ट जो हमें सांस्कृतिक क्षेत्र की चर्चा हम कर रहे हैं, और उसमें लिपि के बाद जो महत्वपूर्ण है कला है, और कला के साथ साथ अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार, ठीक है, तो कला और कला के साथ साथ अंतिम संस्कार, थोड़ा यह अपेक्षाकृत थोड़ा सा जो है अधिक समय लेगा। तो अब अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम टाइम थोड़ा अधिक लग जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको यहीं पर छोड़ करके, और कल की क्लास, चूँकि बीच में छोड़ा नहीं जाता है लेकिन क्लास लंबी ना हो इस कारण से हम छोड़ रहे हैं। तो हम कल जब आपसे मिलते हैं, मुलाकात जब होती है, तो सांस्कृतिक क्षेत्र की कला से हम चर्चा करेंगे, कला और अंतिम संस्कार को देखेंगे, और उसके बाद तब फिर हम अन्य चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।